हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर एक काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली और बहुत से लोगों को रीज़न भी पता है कि वो जो गिरावट थी वो थी ईरान और इज़राइल का जो युद्ध की खबरें आ रही है उसके पीछे जो रीज़न था वो यही था कि अचानक से ये खबर आई और मार्केट ने एक काफ़ी तेज़ गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस हफ्ते या आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हमें मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को कैसे रखना है और आने वाले हफ्तों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें अगर मार्केट गिरता है तो ऐसी गिरावट के अंदर हमें क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आपको अपनी पोजीशन को कैसे हेज करके रखना है। पोजीशन हेज करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस लेके रखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस क्या होगा ये हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दो ऐसे स्टॉक जो हैं वो गिरते मार्केट में भी हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैं अपना ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलते हैं सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं दोस्तों अपना चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम पहले समझेंगे कि निफ्टी अभी आने वाले टाइम में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। तो अब निफ्टी के अंदर हमने लास्ट वीक बात किया था दोस्तों कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट इसका तब होगा जब ये नीचे में यहाँ पर 22,100 के आसपास आएगा और वापस यहाँ से पलटेगा, तब ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाएगा। तो ये जो ये सिर्फ एक आपने बेसिन सा पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए तो मिला, लेकिन मार्केट जो है ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। और ऊपर में हाई जो था एग्जैक्ट हमारा हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे कि 22,600 टूटने के बाद मार्केट जो है 22,800 तक जाएगा, और 22,800 मोटा मोटा 25 पॉइंट से रह गया, और वहीं से आप देखिए मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिली। अब गिरावट का रीज़न हर कोई जानता है कि जो फ्राइडे के दिन जो न्यूज़ आई उसकी वजह से मार्केट में एक काफ़ी तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली है। और कुछ निफ्टी का जो मैंने एनालिसिस किया, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है दोस्तों। आप देखेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार निफ्टी जो है वो अपने स्विंग हाई से, देखिए आप ये कंटिन्यूस ये 5 बार ऐसा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अप्रैल 2022 से मैं बात कर रहा हूँ, जब भी स्विंग हाई बने हैं तो ये जो विक आप देख रहे हैं, ये जो विक्स बन रहे हैं इसके, ये मतलब ये जो कैंडल है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, राइट। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं इसका जो कैंडल का साइज़ है वो काफ़ी छोटा, लाइक कैंडल का जो साइज़ है वो कभी कैंडल कंप्लीट हो ही नहीं पाई। तो आप देख रहे हैं जो विक्स बने हैं लंबे लंबे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूस गिरावट देखने के लिए मिली। ये पहला देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ये वीक बनाया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे गिरा है। तो ये जो वीक्स बन रहे हैं स्विंग हाइस के, वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और फिर एक बार यहाँ पे वही देखने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आने वाले हफ्ते के अंदर दोस्तों आपको जो लेवल्स ध्यान में रखना है वो है 22,300 का। जी हाँ, 22,300 टूटने के बाद हमारे पास ये कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो लूज़ हो चुका है, और 22,300 अगर तोड़ता है इन केस अगर मार्केट, तो मार्केट जो है अपना सपोर्ट लेगा, वो होगा 21,800 का। 21,800 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वो इतनी आसानी से मार्केट नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा। तो आपको सीधे से दो लेवल ध्यान में रखना है। ये मैं लॉन्ग टर्म इन द सेंस आने वाले कुछ हफ्तों के लिए बात कर रहा हूँ कि 22,300 नीचे की तरफ अगर टूटता है तो 21,800 आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। अब हम देखिए आपको ऐसे मार्केट के अंदर क्या करना है दोस्तों। आपको पहली बात तो ये कि आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना है। जी हाँ, आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, क्योंकि आप न्यूज़ देखेंगे और ऐसे मार्केट के अंदर जाकर के आप पैनिक करेंगे, जहाँ पे आपको दिन रात सिर्फ लड़ाई और सिर्फ आपको यही दिखेगा कि ये अब हमला करने वाला है, इनका अगला एक्शन ये है। आपको सारी चीज़ें चार्ट पर दिखेगी, चार्ट आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको अपनी पोजीशन
में क्या करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, तो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे नज़र आएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पोजीशन को लाइट रखिए और पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसे शेयर जो आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप ऐसे इसमें प्रॉफिट बुक करके भी अपना जो जितना भी प्रॉफिट्स अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेवल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, लेवल्स आप ध्यान में रखिए और उन लेवल्स को ध्यान में रख के ही अपनी पोजीशन को बनाइए। पोजीशन लाइट रखिए और हो सकता है जिन लोगों को ये वॉलेटिलिटी नहीं झेलनी है वो मार्केट से आने वाला 1 महीना जो है वो दूर भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा मार्केट में सपोज़ मान लीजिए आपके पास जो भी आपने पैसा बचा लिया है वो पैसा आपका प्रॉफिट की तरह ही काम करेगा दोस्तों। तो जो पैसा बचा हुआ है उसको एज अपना प्रॉफिट ही समझिए। ज़रूरी नहीं है मार्केट के अंदर हमेशा रॉबिनहुड बनना, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए, जब सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दोस्तों ख़राब होता है ना तो वहाँ पर टेक्निकल्स लेवल भी काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि आपको वो लेवल्स एटलीस्ट बताया है कि वहाँ पे जाकर के मार्केट क्या उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो हावी है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमने देखा कि ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था वो यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी गिरावट देखने के लिए हमें मिली है पिछले फ्राइडे के दिन। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों वो अगेन यहीं पे होगा 47,700 का। तो 47,700 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाले हफ्तों के अंदर। और ऊपर में जब तक ये अपना हाई नहीं काट देता 49,057 का, तब तक इसके अंदर नई तेज़ी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सिंपल से लेवल है, इनको ध्यान में रख के ट्रेड करिए। अब बात करेंगे जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 साल का, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। तो पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट इसने दिया है और ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर एक वापस से अच्छी तेज़ी बनी, 2.5 से 3% की तेज़ी देखने के लिए मिली। और ये एक रीज़न भी है कि मार्केट अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको लगातार बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर नज़र बनाए रखनी है। अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे दोस्तों। और अभी आपने देखा कि जैसा आपने देखा होगा कि यूएस में भी इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है दोस्तों, और वो डेटा भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूस जो वहाँ का जो कोर इन्फ्लेशन है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। और जब तक वो कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा तब तक वहाँ पे रेट कट नहीं होगा दोस्तों। तो अभी जो जून में रेट कट की बातें चल रही थी वो तो फ़िलहाल के लिए टल गई है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं लगता कि ईयर एंड से पहले वहाँ पे रेट कट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे हालात बने हुए हैं वहाँ पे अभी रेट कट करना पॉसिबल नहीं है। बल्कि ये भी हो सकता है कि महंगाई को काबू करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाए। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाए। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि बाहर के मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है। यूएस में आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस साल जो है वहाँ पे ईयर एंड में चुनाव है। हमारे यहाँ ऑलरेडी चुनाव जो है वो सर पे है। तो जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आज मैं आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाला हूँ अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। जी हाँ, तो वो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं, अभी डॉलर इंडेक्स में क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब डॉलर आप देखिए क्या इसके अंदर ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था पिछले हफ्ते कि आप डॉलर के ऊपर नज़र बनाए रखिए। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आया तो ये जो लेवल्स था आप देखिए यहाँ पर 105.95 और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 106 के आसपास। तो जो डॉलर है वो काफ़ी मजबूत हुआ है पिछले हफ्ते के अंदर। और इसके जो अब फाइनल लेवल्स निकल के आ रहे हैं ऊपर में वो 107 रुपये 40 पैसे के आसपास के हैं। तो डॉलर भी मजबूत हुआ है और जो बॉन्ड यील्ड है वो दोनों मजबूत हुई है। तो इस कंडीशन में जो है वो इक्विटी मार्केट यहाँ से परफॉर्म करने के लिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स की। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, लेकिन अभी ये मार्केट गिरा है तो ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो आपको जो है देखिए दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप जो है अगर मार्केट गिरेगा तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा गिरेंगे इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। तो आपको जो अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा लाइट रखिए और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसको बुक करने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों किसी भी इंडाइसेस का एनालिसिस करना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होगा ना कि वो इंडाइसिस का एनालिसिस करके भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब सेंटीमेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि सेंटीमेंट जब ख़राब होंगे तो हर चीज़ गिरेगी। आपको सिंपल सा ध्यान रखना, जब सेंटीमेंट ख़राब होंगे तो टेक्निकल्स भी वहाँ पे काम नहीं आएंगे। ये एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो तब के लिए है जब मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तब जो सबसे पहला रिवर्सल आएगा वो इन्हीं सेक्टर्स में आएगा जिसको हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फार्मा में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना है। फार्मा में ये एक आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है पिछले हफ्ते के अंदर, तो इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। आईटी, इसको आप एसआईपी मोड पे चला सकते हैं। एक सेक्टर जो हमें ऐसे मार्केट में भी अच्छा लग रहा है वो है मेटल। मेटल के शेयर्स अगर आपको इस गिरावट में कहीं भी नीचे देखने के लिए मिलते हैं तो आप उनके अंदर अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी, ये दोनों सेक्टर भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर ये नीचे में इनके भी शेयर्स आपको कहीं मिलते हैं, मेटल, इंफ्रा और रियलिटी, तो आप इनके अंदर अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोचिएगा। ऑटो में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना है। पीएसयू बैंक्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक बार यहाँ पे भी गिरावट आई है, तो ये जब रिवर्सल होंगे तब हम इसके अंदर सोचेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है। एफएमसीजी में फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पे हमने देखा था कि आप ये देखेंगे, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आना था वो आया तो सही, लेकिन वापस मार्केट गिरा है। तो अभी इस ब्रेकआउट, जब तक ये इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता 21,800 के ऊपर, तब तक इसके बारे में हम अभी नई पोजीशन बनाने के लिए बारे में नहीं सोचेंगे। एनर्जी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, बट हाँ इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, रडार पर रख सकते हैं एनर्जी सेक्टर को भी। पीएससी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, ये भी अगर आपको नीचे मिलते हैं तो आप एक बार इसमें भी पोजीशन सोच सकते हैं। फिर है कंजम्पशन में फ़िलहाल कुछ नहीं करना। मीडिया इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। मिड कैप में अगर पोजीशन है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने 2 इंडाइसेस डिस्कस किए थे दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड। अब सिल्वर के अंदर पिछले हफ्ते ही आप देखें, अगर यहाँ पे हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे थे ओवरऑल वो है 88,000, मतलब 89,000 के आसपास के, और इसने जो हाई लगाया है वो 86,126 का, और उसके बाद एक अच्छी गिरावट हमें सिल्वर के चार्ट में देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों सिल्वर आपको अपने रडार पर रखना है। आने वाले कुछ महीनों में ये आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, और ओवरऑल जो सिल्वर के टारगेट निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और 1 लाख तक भी सिल्वर जा सकता है। जी हाँ, इस लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, 1 लाख रुपए तक भी चांदी जा सकती है। अगर ये नीचे में आपको इस लेवल के आसपास कहीं भी मिलती है 78, 79 की रेंज में, तो आप इसमें एंट्री के लिए सोचिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्ड। गोल्ड का भी हमने आपको बताया था, पिछले हफ्ते ही इसको हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फ्राइडे के दिन टॉप से इसने एक अच्छा करेक्शन हमें दिखाया। तो गोल्ड भी कहीं भी आपको 70,000 की रेंज में मिलता है फिर से, तो आप इसमें एंट्री के लिए सोच सकते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। अब बात करेंगे दोस्तों इस हफ्ते का एक और नया चार्ट, वो है दोस्तों क्रूड ऑयल का। जी हाँ, ये जो युद्ध की बातें चल रही है और जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल आपको एक ऊपर का ब्रेकआउट दिखा सकता है, और इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए आपको मिल सकती है। ये क्रूड ऑयल का डेली का चार्ट है जिसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन नहीं हुआ। अब इसके अंदर जो नई तेज़ी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, वो अपना हाई काटने के बाद, जो इसका हाई था 9127 का, जैसे ही ये 9127 के ऊपर निकलेगा इसके अंदर एक तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके जो ओवरऑल टारगेट है क्रूड ऑयल के वो होंगे 9,700 रुपये तक। तो क्रूड ऑयल का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, ये पहली बार हमारा एनालिसिस क्रूड ऑयल के ऊपर है। तो आप जो है क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे क्रूड ऑयल के लिए। तो ये तो था दोस्तों अब तक का सारा एनालिसिस जो हमने अब तक किया, और इन सभी एनालिसिस के ऊपर मेरी कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी स्टॉक को मैं बाइंग या सेलिंग आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ। आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही आप अपनी पोजीशन इन स्टॉक्स के अंदर बनाइएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था दोस्तों एनसीसी, और एनसीसी
भी हमने आपको कहा था कि इसके अंदर आपको 240 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, तो वो स्टॉप लॉस अभी भी इसमें बाकी है। लेकिन अभी अगर आपने एंट्री नहीं लिया है तो आप इस स्टॉक को अभी छोड़ सकते हैं, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट अभी ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट था दोस्तों ऑटोमेटिव स्टैंपिंग। इसके अंदर हमारे लेवल जो हैं वो ट्रिगर नहीं हुए हैं। इसका जो लो था वो 706 का था, हमारी जो एंट्री वाली थी वो 700 रुपये और 680 के आसपास है। अगर ये स्टॉक आपको नीचे में 680 के आसपास कहीं मिलता है तब आप इसमें एंट्री के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग आई है अभी वो आई है 768 के आसपास। फिर ये नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर भी हमारी एंट्री जो है अब ट्रिगर हुई है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है और अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है इस वक्त ठीक नहीं लग रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट अभी इस वक्त थोड़े से वॉलेटाइल लग रहे हैं। उसके बाद हिकाल में भी उसी लेवल के आसपास है, 300 रुपये के आसपास। कोरोमंडल इंटरनेशनल ये भी उसी लेवल्स के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जहाँ पे हमने आपको रेकमेंड किया था। अनिक इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। ऐसे मार्केट में भी इसमें अभी भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अगेंस्ट जाके आप बाइंग करें। अब इस हफ्ते भी दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स थे देने के लिए, लेकिन ऐसे मार्केट में स्टॉक्स में देना, आपको ज़्यादा स्टॉक्स में एंटर करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हो सकता है कि जो पोजीशन हम ले और पूरा जब ओवरऑल मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक्स भी गिर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो उस कंडीशन में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ 2 ही स्टॉक आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला स्टॉक है दोस्तों IRCTC का। जी हाँ, IRCTC के चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है और इस स्टॉक को आपको बाय करना है इसका हाई निकलने के बाद, जो कि इसने लगाया था 1068। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान में रखना है कि IRCTC का जो स्टॉक है वो 1070 का जब लेवल तोड़ देगा तभी इस स्टॉक को आपको बाइंग के लिए सोचना है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है दोस्तों वो होगा आपका 990 रुपये का। 990 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और नीचे में ये स्टॉक अभी अगर आपको कहीं पे भी 1020 1030 की रेंज में मिलता है, 1020 के आसपास भी मिलता है, तो आप भी एक बार एंट्री के लिए सोच सकते हैं 1020 के आसपास। तो इसके जो ऊपर में ओवरऑल टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो होगा ऊपर में 1241 का। तो इसको आप 2 चर्निंग में बाय कीजिए। एक बार अगर हाई निकल जाता है 1070 का और ये सस्टेन करता है तब, और नीचे में अगर ये आपको 1030 के आसपास मिलता है तब बाय कीजिए। तो ये 2 चर्निंग में आपको बाय करना है। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है 990 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला स्टॉक था IRCTC। दूसरा स्टॉक है दोस्तों CDSL। जी हाँ, CDSL के अंदर भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है विद वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बना है और इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिला है। तो ये स्टॉक आपको बाय करना है 2020 के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक 2020 के ऊपर निकलेगा आपको इसको बाय करना है। और नीचे में अगर आपको ये स्टॉक वापस से कहीं 1960 के आसपास मिलता है, फिर से आप इसके अंदर एक बार एंट्री के लिए सोचिए। तो 2020 और 1960 ये जो 2 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं ये आप एंट्री के लिए सोच सकते हैं। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा कहीं 1880 के आसपास। जी हाँ, 1880 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक के अंदर। और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 2250 रुपये के। तो ये 2 स्टॉक थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको पोजीशन नहीं बनाना है, इट्स अप टू योर चॉइस। मेरा सिर्फ काम था आपको एनालिसिस करके देना, और एनालिसिस आपको अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस वीक टू बेसिस पे आपके साथ लेकर के आना, और इतने सारे स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, तो ऐसे मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने के लिए भी काफ़ी मेहनत जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आपके सामने चुनाव हैं और ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हमारे सामने नज़र आ रहा है, तो अपनी पोजीशन को लाइट रखिए। और हाँ, जो मैं आपको इंश्योरेंस की बात कर रहा था वो मैं आपको देना भूल गया, जल्दी से एक बारी चलते हैं। ये है दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा जो NSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है।
तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो बनाया है उसके अगेंस्ट में आपको दोस्तों क्या करना है, उसके अगेंस्ट में आपको 30 मई 2024 का 21,500 का, ध्यान से सुनिएगा, 30 मई की 2024 की एक्सपायरी का 21,500 का पुट जो कि अभी 60 रुपये के आसपास चल रहा है, वो आपको अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में हेज करके अपने पोर्टफोलियो को चलना है। आप ये सोचिए कि ये आपका इंश्योरेंस है। अब ये मत सोचिएगा कि ये 60 रुपये अगर मेरे जीरो हो गए तो क्या, ये 60 रुपये आपके यहाँ से 3 गुना भी हो सकते हैं और ये 60 रुपये आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ये ज़ीरो क्यों हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ गया तो ये चीज़ें जो है ये आपके पोर्टफोलियो में एक तरीके से देखा जाए तो ये आपको ज़ीरो कर देगा। तो आपका जो भी यहाँ पे 50 का जो लॉट है वो आपका 3,000 रुपये का एक लॉट होगा। अगर आप 3 लॉट लेते हैं तो मोटा मोटा आपका खर्चा बनता है 9 से 10,000 रुपये। तो उस कंडीशन में आप ये सोचिए कि अगर 3 लॉट लेकर के आप काम करेंगे तो 10,000 रुपये का आपका रिस्क है। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलिए, क्योंकि चुनाव भी हैं और चुनाव का जो रिज़ल्ट होगा दोस्तों वो होगा 4 जून को, और ये जो हम एक्सपायरी है वो 30 मई 2024 की है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए इंश्योरेंस कवर का काम करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ये ज़ीरो भी हो सकता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही इस तरह के किसी भी पोजीशन को बनाइएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो डरने की बात नहीं है, अपनी पोजीशन को लाइट रखिए, और अगर जो स्टॉक्स आप इन रैली में नहीं ले पाए थे, अगर आपको वो कहीं भी नीचे मिलते हैं तो उन स्टॉक्स को एंटर करने के बारे में सोचिए। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।